हेलो गाइस। स्टिल सीखने की सीरीज़ में अब तक हम लोग वेक्टर तक पहुंच गए हैं और लास्ट के 2 वीडियोस में हम लोगों ने वेक्टर का इंट्रोडक्शन किया था, उसके ऊपर कई सारे फंक्शंस और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम 2D वेक्टर करेंगे, पर उससे पहले मैं वेक्टर और एरे 2D वेक्टर और 2D एरे में कुछ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस को देखेंगे और फिर अपने टॉपिक्स के आगे डिस्कस करते रहें। तो जब कभी भी एरे में एरे जैसे हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि एरे को जब भी आपको किसी फंक्शन किसी भी कोड में अगर यूज़ करना है तो आपको शुरुआत में ही उसका साइज़ को मेंशन करना पड़ेगा, वो इसेंशियल है। पर वेक्टर में हमने देखा है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप वेक्टर को सिंपली वेक्टर और अंदर आपका कोई भी डेटा टाइप को मेंशन करके आप उसे यूज़ कर सकते हो। आपको शुरुआत में ही उसका साइज़ को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। पर इन केस अगर आप चाहते हो कि वेक्टर के अंदर केवल n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ही आए तो एक्सप्लिसिटली आप वेक्टर में n लिख भी सकते हो कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से। उस केस में जैसे अगर आप चाहते हो कि वेक्टर के अंदर केवल n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ही रहे तो आप वेक्टर जैसे इंट टाइप का आप वेक्टर बनाना चाहते हो और इसमें केवल n नंबर ही वैल्यूज़ रखना चाहते हो तो आप एक्सप्लिसिटली जो है ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर n साइज़ भी मेंशन कर सकते हो, सेम जिस तरह से एरे के अंदर हम यूँ साइज़ मेंशन करते हैं। इस केस में स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और इस केस में हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। आप लगाओ चाहे ना लगाओ, अगर आप नहीं लगाते तो वो एक पहले अपने साइज़ को भर देगा और फिर भरने के बाद अपने साइज़ को दुगना कर देगा, जैसे हमने पिछले क्लास में भी देखा था। पर लेकिन अगर आप चाहते हो कि केवल n नंबर ऑफ़ साइज़ बने एरे की तरह तो आप वेक्टर को उस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। यानी अब तक डिस्कशन के हिसाब से वेक्टर एकदम वैसा ही है जैसे एरे विद एडिशनल प्रॉपर्टी। तो अगर आप सोचो कि 2D एरे जब हम यूज़ करते हैं तो हम दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उनमें n रोज़ एंड m कॉलम्स, इस तरीके से हम 2D एरे बना लेते हैं। तो अगर आप यूँ सोचो तो वेक्टर के अंदर अगर कर्ली ब्रैकेट में एंड और m लिखोगे तो ऐसा नहीं हो सकता, वो एरर देगा। मेमोरी के अंदर एरे जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो कुछ यूँ स्टोर होता है। एरे सबसे पहले जैसे 3 साइज़ का अगर एरे है तो 0 1 2 इंडेक्सेस पे यूँ एरे जो है बन जाएगा और इसी एरे के अंदर और एरे बन जाएंगे। अगर n की वैल्यू अगर 3 है तो 3 नंबर ऑफ़ ये बनेंगे और अगर m जो रो कॉलम है उसका वैल्यू अगर 4 है तो हर इंडेक्स के अंदर जो एक वैल्यू स्टोर होगी उसके अंदर एक और एरे बनेगा जिसका साइज़ 4 होगा। क्यों? इसके अंदर भी एक एरे बनेगा जिसका साइज़ 4 होगा और इसके अंदर भी ये एक एरे होगा जिसके अंदर 4 साइज़ होगा। पर समझाने के लिहाज से लोग इसको ऐसा बॉक्स बना के करते हैं जो 0 1 2 और ये 0 1 2 एंड 3, 4 कॉलम 3 रो। पर मेमोरी के अंदर ये कुछ यूँ स्टोर होता है। वेक्टर में भी हम कुछ ऐसे यूज़ करेंगे। अगर कोई एक वेक्टर जब हम बनाते हैं तो वो मेमोरी में कुछ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के लिए जो है मेमोरी के अंदर वो जगह ले लेता है। पर इन केस अगर आपको वेक्टर के अंदर भी ऐसे 2D बनाना है तो आपको वेक्टर के अंदर भी वेक्टर बनाना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे आपने एक वेक्टर बनाया n साइज़ का मान लो, तो n नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है वो जगह बन जाएगी मेमोरी में और उस हर एक साइज़ के लिए जैसे 0 1 इंडेक्स 1 एंड 2 इन सब के अंदर भी आपको एक ना वेक्टर डालना पड़ेगा। एक ये वेक्टर हो गया, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रहेंगे, ये वेक्टर हो गया, फिर इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रहेंगे, फिर ये वेक्टर हो गया, इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ रहेंगे। इन शॉर्ट आप सबसे पहले एक यू वेक्टर बनाओगे, सबसे पहले एक वेक्टर डिक्लेयर करोगे, फिर उसके अंदर एक और वेक्टर बनाओगे क्योंकि वेक्टर के अंदर आप वेक्टर सेट कर रहे हो जैसा हमने अभी जस्ट देखा। तो मान के चलिए इन टाइप की वैल्यू को अगर रखना है तो आप वेक्टर के अंदर वेक्टर रखोगे और उसका कुछ नाम रख दोगे, जैसे मान के चलिए VCT, और आप एक टेम्परेरी वेक्टर बना करके उसके उस टेम्परेरी वेक्टर को
अंदर सारे वैल्यूज़ को आपने इंसर्ट करना है और फिर इस टेम्परेरी वेक्टर को इस बड़े वाले यानी वी सी टी के वेक्टर में पुश कर देना है। जैसे जस्ट इन केस अगर मैंने एक वेक्टर बनाया और इसके अंदर एक वेक्टर टाइप की वैल्यूज आएगी जो इंट कंटेन करेगा और इसका नाम रख दिया वी सी टी। एक और वेक्टर बनाया इंट टाइप का और इसके अंदर रखी, इसका नाम रख दिया टेम्प। फिर हमने एक और लूप लगाया जो 1 से लेकर के n तक चलेगा और हमने एक और अंदर लूप लगाया जो J0 से लेकर के m तक चलेगा। हम एक एक करके एक x वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे और इस टेम्परेरी वेरिएबल में पुश बैक करेंगे x को जब तक ये m चलेगा और इस टेम्परेरी वेरिएबल को वी सी टी नाम के वेरिएबल में पुश बैक कर देंगे। और ये n टाइम तक चलेगा। तो एक वेक्टर पहले बना n साइज़ का, इसके अंदर एक m साइज़ की एक वेक्टर आया, फिर m साइज़ का एक और वेक्टर आया, फिर एक m साइज़ का एक और वेक्टर आया। आई होप आप समझ रहे होंगे। हमने लास्ट के वीडियोस में भी ये भी देखा था कि वेक्टर को अगर आपने यूज़ करना है अपने कोड में तो आपने हैशटैग इंक्लूड वेक्टर लिखना पड़ेगा। अगर आपने लिस्ट यूज़ करना है तो लिस्ट हैशटैग इंक्लूड लिस्ट लिखना पड़ेगा। फॉरवर्ड लिस्ट यूज़ करना है तो हैशटैग इंक्लूड फॉरवर्ड लिस्ट लिखना पड़ेगा। पर इन शॉर्ट अगर आपके कोड में वेक्टर भी यूज़ कर रहे हो, लिस्ट भी यूज़ कर रहे हो और फॉरवर्ड लिस्ट भी यूज़ कर रहे हो तो इंस्टेंट अगर आप इन सब को एक्सप्लिसिटली अलग अलग लिखो या फिर इन सब की जगह पे हैशटैग इंक्लूड बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड C++.h ये भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी बताया है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर आपने जो है यूज़र से 2D वेक्टर लेना है, इंसर्ट करवाने उनसे, और उसके हर एक एक रो में जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सब का सम करके एक नए वेक्टर के अंदर पुश करना है। जस्ट इन केस एक एग्जांपल, जैसे आपने एक वेक्टर बनाया 2D वेक्टर और इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रहेंगी, जैसे 1 2 3, अपने मन से कुछ भी डाल सकते हो। तो इसका सम 10 आएगा, इसका सम 5, इसका 4, 5 एंड 4। इन सभी रोज़ के अंदर रखी वैल्यूज़ को आपने एक वेक्टर में पुश करके उसे शो करना है। तो इसका कोड काफ़ी सिंपल होगा। तो ये रहा इसका कोड। अब मैंने सबसे पहले NNM लिया जो है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। पहले मैंने एक वेक्टर बनाया VC नाम का, जो वेक्टर है जो कंटेन करेगा वेक्टर टाइप की वैल्यू कोई। फिर मैंने एक टेम्परेरी वेक्टर बनाया जैसे हमने जस्ट डिस्कशन के स्टार्ट में ही देखा था, और फिर एक x वेरिएबल ले लिया यहाँ पर। तो मैं एक n रो के लिए एक लूप चलाऊँगा और इसके अंदर m कॉलम के लिए एक और लूप चलाऊँगा, और m नंबर ऑफ़ टाइम्स मैं x में वैल्यूज़ पुट करते हुए टेम्परेरी वेक्टर में पुश बैक करता जाऊँगा। और जैसे ही ये कॉलम का एक लूप ख़त्म होगा मैं वेक्टर के अंदर इस टेम्परेरी वेक्टर को मैं पुश बैक कर दूँगा। मतलब एक वेक्टर शुरुआत में n साइज़ का बना था, उसमें m नंबर ऑफ़ टाइम्स एक एक वेक्टर को मैं उसमें वैल्यूज़ रख के उसी वेक्टर को इस बड़े वाले वेक्टर में पुश कर दूँगा। तो n टाइम चलाने के बाद ये 2D वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। एक बात अगर आप ध्यान दोगे तो आप इस टेम्परेरी वेक्टर को बाहर ना बना करके आप इसे यहाँ अंदर क्लियर की जगह पर भी बना सकते हो। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ पे क्लियर भी ना लिखूँ और इसे ही बाहर बनाऊँ, इसे भी बाहर बनाऊँ, तो पहले तो वेक्टर में मान के चलिए ये 1 2 3 4 वैल्यूज़ आ जाएंगे, और फिर से मैं अगर पुश बैक करूँगा तो इस 1 2 3 4 के बाद 1 1 2 1 इसके पीछे पीछे जोड़ता जाएगा। आप आई होप आप समझ रहे होंगे, इसके पीछे जोड़ता जाएगा। तो इन चारों वैल्यू को इसकी जगह पे लाने के लिए या तो आप इसको इरेज कर दो
या फिर आप एक नया टेम्परेरी वेरिएबल बनाओ उस फॉर लूप के लिए, नए वाले के लिए। तो मैं यही बोल रहा हूँ यहाँ पर कि या तो आप इस टेम्परेरी वेरिएबल को इसकी जगह पे बनाओ, आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि नए रो के लिए एक नया टेम्परेरी वेरिएबल फिर से बनेगा। या फिर आप टेम्परेरी वेरिएबल में पुरानी रखी वैल्यूज़ को क्लियर कर दो, इसे आप इसके अंदर बनाओ, या फिर आप टेम्परेरी डॉट क्लियर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। पर हम लोगों ने क्लियर फंक्शन को पढ़ा है तो हम उसका ही यूज़ करेंगे। और m नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के लिए कॉलम में x वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे और फिर वेक्टर में पुशबैक करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे VC नाम के वेक्टर के अंदर टेम्परेरी नाम के वेक्टर जो है, जो भी वैल्यूज़ है वो सब इंसर्ट होते जाएंगे। फिर से मैंने एक आंसर नाम का वेक्टर बनाया जो सबका सम रखेगा, और मैंने n रोज़ के लिए फिर से एक लूप लगाया और m कॉलम्स के लिए फिर से एक लूप लगाया। सम की वैल्यू को 0 रख दिया। सम तो आसान है, जैसे सम ऑफ एरे करते थे एग्जाम वैसे ही करना है। तो सबसे पहले सम प्लस इक्वल्स टू वेक्टर ij। तो जैसे ही वेक्टर में सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो इन 0 बेस इंडेक्सिंग रहती है इसमें भी, जैसे एरे में रहता है 2 और 3, और यहाँ पे 0 1 2 और 3। तो 0 0 रहेगा, फिर 0 1 0 2 0 3, ये करके सभी का सम जो है इस सम नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। और आंसर डॉट पुशबैक मैं कर दूंगा सम यहाँ पर। और इसी तरह ये n नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए n नंबर ऑफ़ टाइम्स चलेगा, उसके अंदर m नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए ये फॉर लूप m टाइम्स चलेगा, और हर बार हर कॉलम के लिए ये mm टाइम चलते जाएगा, और आंसर में मैं वैल्यू सम को पुशबैक करता जाऊँगा, और लास्ट में उन सभी को प्रिंट कर दूँगा। काफ़ी सिंपल सा कोड था ये, सम ऑफ रोज़ इन अ 2D वेक्टर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस इन अ 0 1 2D वेक्टर। जैसे आपको एक 2D वेक्टर जो है यूज़र से इनपुट करना है जिसके अंदर केवल ज़ीरोज़ एंड वंस ही रहेंगे, तो आपको वो वेक्टर का इंडेक्स बताना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस हैं। तो जैसे एक 2D वेक्टर है, ये 0 0 0 1 1 1 0, इसी तरीके से चौथे में सभी में 1, तो इसका भी इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 0 1 2 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस किस में, इस 4th रो में, तो आपको ये 4 रिटर्न करना है। बहुत सिंपल सा कोड है। जैसे सम करते थे पिछले वाले क्वेश्चन में, हमने सम करा था, इसमें हम चेक लगाएंगे कि 1 कितनी बार है, उतनी बार काउंट को प्लस प्लस करेंगे, और टेम्परेरी किसी वेरिएबल में चेक करेंगे कि क्या पिछले वाले वैल्यू से बड़ा है, और अगर बड़ा है तो इंडेक्स को उसमें असाइन कर देंगे। बहुत सिंपल सा कोड रहेगा इसका। तो शुरुआत तो हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ही की है। हमने n रोज़ एंड m कॉलम्स लिए हैं, वेक्टर के अंदर एक वेक्टर को बनाया VC नाम का, फिर वेक्टर को टेम्परेरी एक बनाया, और एक x वेरिएबल लिया ताकि मैं इस टेम्परेरी वेरिएबल में इसकी वैल्यू रख सकूं। ये x के वैल्यूज़ को मैं m टाइम चला करके इसमें वैल्यूज़ को रख करके टेम्परेरी में पुश करूँगा, और टेम्परेरी वेरिएबल में जो भी वैल्यूज़ आएगा उसको मैं वेक्टर में पुश, VC नाम के वेक्टर में पुश कर दूँगा, और यही सिलसिला n क्रॉस m टाइम तक चलेगा। तो सबसे पहले मैंने एक लूप लगाया है रो के लिए n टाइम्स। सबसे पहले मैंने टेम्परेरी को क्लियर कर दिया। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप इसको इधर भी बना सकते थे जैसा अभी डिस्कस किया हमने। इसे m टाइम तक चलाएंगे, x में वैल्यूज़ रखेंगे और उसे टेम्परेरी में पुश करेंगे, और फिर जो भी टेम्परेरी वेक्टर में आएगा उसे मैं VC नाम के वेक्टर में पुश कर दूंगा। फिर से लूप चलेगा, जो भी टेम्परेरी में पिछली वैल्यूज़ थी वो सब क्लियर होंगी। ये फिर से m टाइम चलेगा, m टाइम्स आप x में वैल्यू रखोगे और वो सभी वैल्यूज़ टेम्परेरी वेक्टर में पुश होंगी, और फिर मैं इस टेम्परेरी वेक्टर को ही VC नाम में पुश करूँगा। ये चलता जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाए, 3 वेरिएबल्स बनाए, मैक्स, टेम और इंड। ये इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स रखेगा जो मैक्सिमम जिस रो में है 1 है। तो सबसे पहले मैं मैक्स को 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, और चेक लगाऊंगा हर कॉलम के लिए, m नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए मैं फॉर लूप चला करके चेक लगाऊंगा कि क्या VC 1 है। अगर 1 है तो मैक्स 1 को पुश प्लस प्लस करूँगा, और फिर इस लूप से बाहर आने के बाद
मैं यहाँ पर देखूँगा कि क्या टेम्परेरी वेरिएबल्स, जो टेम्परेरी टी एम जिसमें हमने इनिशियली इंट मिन रखा था, इससे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो टेम्प में टी एम में मैक्स 1 को असाइन करो, और इस जो भी इंडेक्स है यानी रो, उसको आई एन डी में जो है तुम रख दो, और ये लूप चलता जाएगा। हर बार यहाँ पर वैल्यूज़ प्लस प्लस होंगी, और लास्ट रो जो हमने जस्ट अभी एग्जांपल देखा जिसमें सभी 1 है, उस केस में जो है 4 हो जाएगा। ये जो लास्ट इंसर्ट टेम्प वैल्यू थी उससे ज़्यादा होगा, और यहाँ पर 4 जो है आई एन डी में आ जाएगा। और मैं लास्ट में सभी लूप चलने के बाद मैं इस एंड को प्रिंट कर दूंगा। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 इन अ 2D वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है रोटेट अ 2D वेक्टर बाय 90 डिग्री। अगर आपके पास एक 2D वेक्टर है जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रखी हुई हैं, अपने रैंडमली कुछ भी वैल्यूज़ रख सकते हो। ये 2D वेक्टर है, और अगर आपने इसे 90 डिग्री में टर्न करना है, यानी जो भी हॉरिजॉन्टल में रखी वैल्यू है, जो भी हॉरिजॉन्टल में रखी वैल्यू है, आप उसे 90 डिग्री टर्न कर दोगे, यानी ऐसे। मतलब जो भी वैल्यूज़ अगर यूँ यूँ है तो आप इसे 90 डिग्री टर्न कर दोगे तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। मतलब जो भी इधर रो है वो 90 डिग्री टर्न होकर कॉलम में आ जाएंगे। तो अगर आप इसे टर्न करोगे 90 डिग्री, आप सोचो, अब अगर आप इसे घुमा दोगे, जो भी हॉरिजॉन्टल था वो सब वर्टिकल बन जाएगा। तो 1 2 3 4 आखिरी में आएंगे 90 डिग्री घूमने के बाद। फिर ये सारी वैल्यूज़ 2 1 6 एंड 7 यूँ हो जाएगा। फिर 12 11 4 एंड 8, फिर 17 71 2 एंड 2। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो और देखो तो आप एक बात नोटिस करोगे कि जो भी इनके इंडेक्सेस हैं वो सारे एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। आई होप आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी देखते हैं। जैसे सबसे पहला जो इंडेक्स होगा 0 0, फिर 0 1 0 2 एंड 0 3, फिर 1 0 1 1 1 2 एंड 1 3, फिर अगला 2 0 2 1 2 2 एंड 2 3, 3 1 3 0 3 1 3 2 एंड 3 3। तो
जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है चेक द स्ट्रिंग्स इज पैलेंड्रोम और नॉट इनसाइड अ 2D वेक्टर। हम लोगों को एक 2D वेक्टर दिया होगा कैरेक्टर का, स्ट्रिंग नहीं होंगे उसमें, कैरेक्टर होंगे, और हमें बताना है कि वो जो कैरेक्टर का एरे है वो एक स्ट्रिंग होगा, है ना। वो जो स्ट्रिंग फॉर्म करेगा सारा कैरेक्टर वो पैलेंड्रोम होगा या नहीं, विद अ स्मॉल ट्विस्ट कि इसके अंदर मतलब इस 2D वेक्टर के अंदर जो भी कैरेक्टर एरे होंगे वो सेम साइज़ के नहीं होंगे। जैसे जनरली जो हम एरे बनाते हैं, 2D एरे जो बनाते हैं, वो सारे n रोज़ होते हैं और m कॉलम्स होते हैं, मतलब जितने भी कॉलम्स होंगे वो सभी सेम साइज़ के होंगे। पर इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी कैरेक्टर होंगे, कैरेक्टर एरे होंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि सेम साइज़ के होंगे। यानी अगर ये 0th रो है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो, तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर एरे होंगे, बनेंगे, उन सब का साइज़ अलग अलग होगा, यानी वो डिफ़र करेंगे साइज़ में अगर वो स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको फील दे देगा कि 2D एरे कब यूज़ करना है और 2D वेक्टर हमें कब यूज़ करना है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 2D वेक्टर दे रखा है जिसके अंदर हमें कैरेक्टर एरे है, और कैरेक्टर एरे के जो भी जितने भी अंदर भी कैरेक्टर एरे हैं वो सब सेम साइज़ के नहीं है, वो अलग अलग है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे मान के चलिए 0th रो में कुछ कैरेक्टर एरे है, जैसे ABCBA एंड नितिन 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 ए, फिर उसके बाद नितिन, फिर ABCDEF एंड G। तो हमें बताना है कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो पैलेंड्रोम है या नहीं। तो ये पैलेंड्रोम है, ABCBA, तो ये पैलेंड्रोम है। फिर नितिन ए, ये पैलेंड्रोम नहीं है, नॉट पैलेंड्रोम। जो थर्ड है वो है नितिन, वो भी पैलेंड्रोम है। और ये जो फोर्थ है वो पैलेंड्रोम नहीं है, तो नॉट पैलेंड्रोम। तो बेसिकली ये एक कंप्लीट फंक्शन टाइप का क्वेश्चन है, मतलब हमें इनपुट वगैरह के बारे में कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी। हमें जो है एक फंक्शन दे रखा होगा, इनकम्प्लीट फंक्शन, जिसके अंदर हमें एक वेक्टर दे रखा होगा, 2D वेक्टर, वेक्टर ऑफ कैर, एंड कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, आपको नंबर ऑफ रोज दे रखे होंगे केवल n। तो हमें रिटर्न करना है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, है ना, जिसमें स्ट्रिंग के अंदर कंटेंट होगा वेदर द फर्स्ट कैरेक्टर एरे इज पैलेंड्रोम और नॉट, सेकंड कैरेक्टर एरे इज पैलेंड्रोम और नॉट। तो हमें बेसिकली ये फंक्शन कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन में आप आई होप आप समझ रहे होंगे कि हमें एक 2D वेक्टर दे रखा होगा कैरेक्टर का, जिसके अंदर स्ट्रिंग्स होंगी जो डिफरेंट लेंथ की होंगी। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम साइज़ की हो। जनरली जो हम एरे बनाते हैं वो सब सेम साइज़ के होते हैं, हर बार सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं, पर इस क्वेश्चन में अलग अलग साइज़ के है। तो हमें बताना है कि जो भी कैरेक्टर एरे होगा वो पैलेंड्रोम होगा कि नहीं। पैलेंड्रोम यानी आप जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस लेक्चर का स्टार्टिंग में जैसे हमने स्टार्ट किया था उसे एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे हमने वेक्टर के अंदर वेक्टर्स बनाए थे, तो वेक्टर अगर n साइज़ का था तो ये 0 इंडेक्स पर, ये फर्स्ट इंडेक्स पर और ये सेकंड इंडेक्स पर। तो हमें वेक्टर के अंदर 0th इंडेक्स की जितनी साइज़ थी उतनी बार चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साइज़ ही अलग अलग हो रहा है ना। यहाँ पे ये 5 साइज़ का है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 साइज़ का और ये 7 साइज़ का है। हर बार साइज़ अलग हो रहा है वेक्टर के अंदर। तो हमें डिपेंडिंग अपॉन कि वेक्टर के अंदर कितने कितने साइज़ के हैं उसके अकॉर्डिंगली उतना ही बार हमें जो दूसरा लूप है वो चलाना पड़ेगा। तो आइए इसके कोड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला हमें एक पैलेंड्रोम और नॉट एक फंक्शन दे रखा होगा जिसके अंदर हमें 2 आर्ग्यूमेंट मिलेंगे एज एन इनपुट, जिसमें एक वेक्टर होगा कैरेक्टर का और n होगा कितने नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स है उसके अंदर, कैरेक्टर एरे है उसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आंसर रखूँगा जिसके अंदर मैं ये पुश करूँगा कि वो पैलेंड्रोम है या नहीं, और स्ट्रिंग एक टेम्परेरी स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग फॉर्म करूँगा इन कैरेक्टर एरे की मदद से। तो सबसे पहले मैं n जो रो है, नंबर ऑफ़ रोज़ है इस 2D वेक्टर के अंदर, तो उतना लूप चलाऊँगा। फिर 0 0 j = 0 to
वेक्टर ऑफ आई डॉट साइज़, वही मैं यहाँ पे बता रहा था कि जैसे ये एक वेक्टर है, ये वी सी नाम का जो ये बड़ा सा वेक्टर है, ये जो वी सी नाम का जो बड़ा सा वेक्टर है, इसके अंदर और छोटे छोटे वेक्टर्स हैं, और जो कि इसका वेक्टर का जो साइज़ है वो डिफ़र कर रहा है, और हमें नहीं मालूम कि इसका साइज़ क्या होगा। तो हम उस पर्टिकुलरली वी सी डॉट आई, यानी पर्टिकुलरली उस इंडेक्स पर जो भी वेक्टर है उसका साइज़ कितना है, उतनी बारी तक ही हमें जो है वो लूप चलाना है। दूसरा वाला, ये वाला, तो वी सी डॉट साइज़ यानी वी सी डॉट आई, इसका साइज़ जितना है उतनी बारी इस दूसरे लूप को चला, और एस टी आर जो स्ट्रिंग था इसमें एक एक करके जो भी करैक्टर है उसे पुश करो इस एस टी आर में, और इस एस टी आर जो एस टी आर स्ट्रिंग है इसको तुम चेक फंक्शन को दे दो, और ये चेक फंक्शन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम या नॉट पैलिंड्रोम लिख करके होगा, और वो मैं आंसर में पुशबैक करते जाऊँगा। ये लूप एन टाइम तक चलेगा। एन टाइम तक चलने के बाद आंसर के अंदर पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम जो भी होगा वो चेक फंक्शन रिटर्न करेगा, और मैं आंसर में पुशबैक करते जाऊँगा जो भी इस स्ट्रिंग में आएगा, और हर बारी के लूप के साथ मैं स्ट्रिंग को जो है क्लियर करता जाऊँगा। आप चाहो तो इस स्ट्रिंग को इसके यहाँ पर भी इनिशलाइज कर सकते हो। सेम रीज़न जो हमने वेक्टर के साथ देखा था, क्लियर की जगह पे आप इसे यहाँ पे उठा के रख दो, या फिर आप क्लियर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। और मैं स्ट्रिंग में हर एक बार कैरेक्टर को पुश करूँगा, उस स्ट्रिंग को मैं चेक फंक्शन को दूंगा, वो फंक्शन मुझे पैलिंड्रोम और नॉट पैलिंड्रोम रिटर्न करेगा। फिर अंत में मेरे पास आंसर के अंदर जितने भी पैलिंड्रोम और नॉट पैलिंड्रोम जो भी आंसर होगा मैं वेक्टर के अंदर रख लूँगा, और आखिर में इसका रिटर्न टाइप था वेक्टर स्ट्रिंग, तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। एक बार हम चेक का कोड देख लेते, काफ़ी सिंपल सा है। जब भी कोई एक स्ट्रिंग अगर पैलिंड्रोम होता है तो उसके शुरुआत से लेके एंड तक अगर आप उसको रिवर्स करोगे तो भी वो सेम ही रहता है। यानी अगर ये ए बी एंड बी है, ये पैलिंड्रोम है, तो मैंने सिंपल सा एल्गोरिथम लगा रखा है 2 पॉइंटर वाला। एक मैंने यहाँ पर एक इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पर एक जे के इनिशियलाइज कर दिया, जितना साइज़ है -1, 0 1 2 3 एंड जितना इसका साइज़ है -1 इसको इनिशियलाइज कर दिया, और हर बारी एक एक को बारी में एक एक इसको इधर सरकाता जाऊँगा। ये दोनों का मैं चेक लगाऊंगा यहाँ पर, अगर ये दोनों सेम है तो ठीक है, मैं इसको एक घटा दूंगा, इसको एक बढ़ा दूंगा, फिर से मैं चेक लगाऊंगा। जहाँ भी अगर एक बार भी दोनों मैच नहीं किया तो नॉट पैलिंड्रोम में असाइन करके मैं रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है S1 जिसमें मैंने इनिशियली पैलिंड्रोम को असाइन कर दिया है। फिर मैंने 2 पॉइंटर बनाए हैं I एंड J, जिसमें इनिशियली 0 ये वाला और लेंथ -1 यह वाला, मैंने दोनों को असाइन कर दिया। वाइल I लेस देन J, आप इक्वल्स टू भी लगा सकते हो, क्योंकि इन केस अगर साइज़ अगर ऑड हुआ तो ये दोनों एक ही को पॉइंट करने लगेंगे, और ये सेम नंबर अपने आप के बराबर तो होगा ही, तो आप इसके इक्वल्स टू करो या लेस देन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इन केस अगर ये दोनों अलग अलग रहता है तो मैं S1 में नॉट पैलिंड्रोम में लिख करके मैं ब्रेक कर दूंगा, और लास्ट में मैं S1 को रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज़ मैं I को ++ और J को -- हर बारी करीब लाता जाऊंगा। थैंक्स।